हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाली वीडियो पे गाइस, जिस वीडियो का नाम है वाई आर इंडियंस लिविंग इंडिया। रिसेंटली खबर आई थी कि ना ऑटोमोबाइल्स में भी 28% से टैक्स बढ़ा के 40% कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये पूरी खबर क्या है, लेकिन वीडियो देखते तब आपको पता लगेगा कि वाई इंडियंस आर लिविंग फ्रॉम इंडिया। ओके गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस वीडियो ये रही माही नेगरी की, वाई इंडियंस आर लिविंग इन फ्रॉम इंडिया। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। Taxes like England and services like Somalia. ये भारतमाला हाईवे है। किस पर गो बुलडोजर ही धस चुका है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। स्टाफ की कमी है, थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड का शॉर्टेज है और अगर कोई स्पेशल केस है तो सीधा रेफर। डिबेट किस पे होगी? हिंदू मुसलमान के टॉपिक। अगर इतना पैसा होता इन लोग को 4 बारी खरीद के टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते। मुसलमान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है, जो खरीदोगे। कांवड़िया जो होते हैं वो जा रहे हैं और एक सीआरपीएफ के जवान को मार रहे हैं। इंडिया हाँ, ये तो मैंने भी सुना था कि अभी ऐसी हाल में हुआ था कावड़ के टाइम पे। में डेली 86 केसेस होते हैं। सिर्फ पिछले 3 साल में इंडिया में 13 लाख से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार, इस हिसाब से 13 लाख यार, कम थोड़ी होता है 13 लाख। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? ये अभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले पापा कहानी वगैरह सुनाते थे ना बचपन में कि मैं पहाड़ टाप के पानी टाप के स्कूल जाता था, तो ये वैसी सीन याद आ गया मेरे को उसको देख। Why Indians are leaving India? आप इस वीडियो को एक बार देखो। इस आदमी ने ना ही कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करा है और ना ही कोई बहुत बड़ा सोशल वर्क किया है, तो फिर किया क्या है? इतनी ताली क्यों बज रही है? भाई साहब इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को अपना रहे हैं। देखो कितना खुश है बाहर जाके। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री जिसका साइज इंडिया से 12 टाइम्स छोटा है। एक ऐसी मैंने सुना था कि पहले न्यूजीलैंड बहुत बड़ा था, शायद ये वही है। देख रहे हो गाइस, इतना बड़ा जो एरिया है शायद ये डूब चुका है, बस थोड़ा सा एरिया रह गया है। मैंने ऐसा सुना था, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। इकोनॉमी जो रिसेशन एंड स्टैग्नेशन के पीछे घूम रही है, सिर्फ पिछले क्वार्टर देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है इंडिया इससे। की बात करें तो 0.7% की ही ग्रोथ हुई है। व्हाई डू थिंक इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी पैसे वाले लोग? जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहेंगे एक ऐसे देश में जहां पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? सिर्फ 2023 की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया था। इसलिए सिर्फ सुपर रिच मिलियनियर्स ही नहीं, मिडिल क्लास इंडियंस भी शामिल हैं। जब ये भैया की रील वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे। भाई किसी ने कहा कि ये हमारे देश की नागरिकता को छोड़ करके हमारे देश का अपमान कर रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं मुझे भी दिलवा दो। देखो गाइस, इफ आई एवर गेट अ चांस लीव दिस कंट्री आई विल डेफिनेटली लीव। किसी ने कहा कि भाई बहुत सही किया, हमें भी मौका मिल जाए तो हम भी छोड़ देंगे। और कुछ लोग बोले नाउ ही विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स टू हिज फैमिली। अगर HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करी जाए तो 2022 में 7,500 और 2023 में 5,100 इंडिविजुअल्स ने हमारे देश की नागरिकता को छोड़ दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये HNIs वो लोग थे जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मतलब जिनकी नेटवर्क 25 करोड़, मतलब बिलियनर मिलियनर इतने सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। गरीब नहीं, अमीर लोगों की बात हो रही है इधर, मिडिल क्लास और अमीर लोगों की बात हो रही है इधर। एक टाइम था जब सक्सेस वाज इक्वल टू अ सरकारी जॉब या फिर कोई बड़ी प्राइवेट जॉब, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर और सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी में इज्जत, जिसको कमाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका एक ही माइंडसेट था, यहीं पर मेहनत करो, यहीं पर ग्रो करो और यहीं पर फैमिली को सेटल करो और बाद में अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाओ। लेकिन आज चाहे वो कॉलेज कैंपस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स, एक नई हवा चल रही है, सपना बदल गया है। अब सबको किसी डेवलप कंट्री में जाकर के सेटल होना है। सबके लिए तो यही है गाइस, आजकल यही हो रहा है।
क्योंकि सबको पता है इन फ्यूचर में हमारा कुछ नहीं होने वाला, जिस हिसाब से काम चल रहा है आसपास के हमारे, जिस हिसाब से पता नहीं कैसा काम हो रहा है, गवर्नमेंट हमारा कैसे कर रही है। मैं ज्यादा बोल तो नहीं सकता इस चीज के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफेंस हो जाएगा फिर ये पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं ले सकते वैसे। लेकिन है काम तो गाइस बहुत बुरा है, तो मैंने भी देखा है। हमारे इधर भी काफी सारी रोड बनी हुई है, लेकिन नालियां भी काफी ज्यादा है, जहाँ पे बीच में रोड खोद देते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोस्टली यही सवाल सबके मन में है कि क्यों। मेरे भी इच्छा है मन के अंदर छोड़ के जाना है, लेकिन पर्टिकुलर रीजन मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों। क्या जीएसटी ज्यादा रेट हाई है, या फिर मैं ठीक से कमा नहीं पा रहा हूँ, या फिर और भी लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है। क्या सच में अब्रॉड सेटल होना एक एस्पिरेशन या फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है? और क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा देश कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर पाएगा, या उन्हें भी यही स्टेप लेना पड़ेगा? तो सुनो, सबसे पहले पिक्चर समथिंग। एक तरफ है इंडिया की गड्ढे वाली सड़क, ट्रैफिक का शोर, धुआं और हॉर्न की आवाज। दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज। ये तो है गाइस, कहीं भी हम निकले ना बाहर, तो ये तीनों चीज में से ना दो चीज तो फेस करनी ही पड़ती है, खासकर एक मिडिल क्लास वाले को। गड्ढे मिलेंगे और ट्रैफिक तो जरूर मिलेगा। की शाइनी रोड्स, शांति, साफ हवा और एक अलग ही वाइब। और ये सब के बाद जब आप सोचोगे क्यों कोई अपना घर, कल्चर और अपने लोगों को छोड़ करके ये सब कंट्रीज जाएगा, तो पहली बात आदमी के दिमाग में आती है अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, बेटर लाइफ। लेकिन क्या यही एक रीजन है कि आदमी बेटर लाइफ के लिए दूसरी कंट्रीज जा रहा है? नहीं, इससे भी बहुत अच्छे रीजन होती है। वहाँ का माहौल जो होता है वो बहुत सही होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में भी लोग गए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि यहाँ का माहौल सही है वहाँ के मुकाबले। नहीं, 100 में से एक ये रीजन हो सकता है, पर पूरी कहानी ये नहीं है। इसके पीछे छुपी हुई है लंबी लिस्ट ऑफ रीजंस जो हमें हमारे ही देश से दूर ढकेल रही। ऐसे रीजंस जो हमें दूसरी जगह खींच रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की, जो हमें हमारा देश छोड़ने के लिए डेस्परेट बनाती है। रिसेंटली डेनमार्क से कुछ टूरिस्ट सिक्किम घूमने आए। जब वो युमथांग वैली पहुंचे तो उन्हें बर्फ तो दिखी, बट उसके साथ उन्हें जगह जगह कूड़े का ढेर मिला। कूड़ा सड़क पर हमारे लिए कॉमन हो सकता है, बट उनके लिए नहीं। तो गेस व्हाट, उन्होंने उसे उठाना शुरू कर दिया। अब हम इंडियंस तो बहुत लाइटली ले लेते हैं सड़क पे गंदगी करना, बट दूसरी कंट्रीज के लोग नहीं। लोग गेम खेलते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स अगली। आप ये सर्च करके देख सकते हो। वहाँ पे वो क्या करते हैं, गूगल अर्थ में जाते हैं और इंडिया के किसी भी पॉइंट को जूम करेंगे, और वहाँ पर वो जा करके ये देखेंगे कि वहाँ पे कूड़े का ढेर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जिस किसी को भी वहाँ पर कूड़ा मिल जाएगा, वहीं पर गेम एंड हो जाएगा। और हाँ, ये तो मैंने ये भी सुना था कि ऐसे लोग कर रहे हैं, और आजकल इस पे चलो मैं भी ज्यादा नहीं बात करूंगा। जो डेनमार्क वालों ने किया, ये कोई एक केस नहीं है। आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं जहाँ पर कोई फॉरेनर इंडिया में घूम रहा है और उसने गंदगी देखा और उसे देख करके उसने साफ करना शुरू कर दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए जब हम इंडिया को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें कुछ फॉरेनर्स के वीडियोस मिले। उसमें उनका एक्सपीरियंस कि वो कैसा फील करते हैं यहाँ आकर के। एक बार आप ये रील देखो, ये एक फॉरेन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की रील है, और सिर्फ रील मत देखो, कैप्शन को भी देखो। Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. This is serious. क्या लिखा कैप्शन मैंने पिया और वहीं फेंक दिया। में? Why do you treat your own land like this? The trash you throw from your cars, your apartment windows, fill the street and rivers which end up in the oceans. It's one planet which we all have to share. And being here in Aurangabad, the mountain of trash is so sad. भाई ट्रैवलर्स के लिए भी एक कल्चरल शॉक हो जाता है। एक ऐसी कंट्री जो अपनी वैल्यूज, हेरिटेज के लिए पहचानी जाती है, वहां का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना वीक कैसे हो सकता है? एंड आई डेयर यू, आप वीडियो तो देख रहे हो, बट आप अभी अपने घर से बाहर निकल करके कहीं भी जाओ, थोड़ी दूर पे आपको कहीं ना कहीं कूड़ा दिख जाएगा सड़क के ऊपर। एक बार होकर आते हैं बाहर एक बार, हालांकि मुझे पता है कि है, लेकिन फिर भी होके आते हैं। देखो यहाँ पे कूड़ा है। तो हाँ गाइस, बाहर कूड़ा है काफी, देख कर आते हैं। तो चलो इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं।
तो लैंड पोल्यूशन को तुम एक बारी छोड़ दो, अब तुम नजर डालो हवा के ऊपर। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत बुरा है ये तो। हाँ, ये सच में बहुत बुरा है, काफी ज्यादा हद तक बुरा है। पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स AQI मस्ट स्टे बिटवीन 51 to 100। अब अगर लेवल उससे ऊपर जाता है तो ये सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है। पर अब जरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देख लो। दिल्ली 310, सिंगरौली 300, गाजियाबाद 257, नोएडा 252। सबको याद होगा वो सीन जब निखिल कामत के पॉडकास्ट पे ब्रायन जॉनसन उठ करके चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से। एंड वो पॉडकास्ट एक 5 स्टार होटल के अंदर शूट हो रहा था। ये सब तो चलो हो गया, बाद में ब्रायन ने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने बोला कि कैसे इंडिया के लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और रह पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। वो जा रहे हैं सुबह वॉक करने, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन दिस काइंड ऑफ एयर। अब अगर गलती से कहीं हवा पानी साफ मिल जाए तो आता है आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना। देखो इंडियन स्ट्रीट फूड का क्या हाल है वो तो सबको पता है, बट आप बात करते हैं आपके घर में रखा हुआ खाना, वही खाना जिससे आप समझते हो कोई बीमारी नहीं होती। रोटी आटे की होनी चाहिए पर उसमें स्टोन पाउडर मिलाया जा रहा है, मसाले पूरी तरीके से एडल्ट्रेटेड है, उसमें क्या क्या डाला जा रहा है आपको भी नहीं पता है। दूध सिंथेटिक हो चुका है और पनीर पाम ऑयल और लाइम का मिक्सचर बन चुका है। जी हाँ, ये सब चीज के बारे में सर अच्छे से नॉलेज हो चुकी है आजकल, क्योंकि गाइस यही सब चल रहा है इंस्टाग्राम की रीलों में। बता रहे हैं कि ये सब फेक आ रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है, फ्रॉम कुकिंग ऑयल टू टी पाउडर टू केमिकल लोडेड वेजीज। और फिर अगर कहीं बाहर खाना खाने का मन कर गया तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो ही बना दिया है कि क्या हो रहा है बटर चिकन के नाम पर। और आपको मैं एक बार बता दूं, जब भी आप ऐसी कोई वीडियो देखोगे जहां पर एडल्ट्रेटेड फूड स्कैम्स को एक्सपोज किया जा रहा है तो वहां पर एक स्टेटमेंट सामने निकल करके आता है कि ये सारे एडल्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीज में बैन है, बट इंडिया में इस पे कोई रेगुलेशन उतना नहीं है। ये ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे आजकल ना कि ना मतलब विदेशों में ये सब ना अचार तक बैन है विदेशों में, जो इंडिया में बहुत चाव से खाते हैं लोग। वो कहते हैं इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम इंडियन बड़े चाव से खाते हैं सब चीजों को। ऐसी बहुत सी चीजें जो विदेशों में बैन है लेकिन इंडिया में उसको कोई देखता भी नहीं, सब रेगुलर चीजें यूज करते हैं। फैंटा में आर्टिफिशियल कलरिंग है, हाई शुगर है, पर यूरोप के फैंटा में ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया में बिकने वाले प्रिंगल्स में तक पाम ऑयल है, पर यूएस में बिकने वाले प्रिंगल्स में नहीं है। भाई सवाल तो ये है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को इम्पोज नहीं करती है उन चीजों के ऊपर जो डायरेक्टली हमारे लाइफ स्पैन को कम कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई ये सब खाना खा करके या इतने पॉल्यूशन में रह करके बीमार पड़ गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गया, फिर वहां की पिक्चर तो एकदम डिफरेंट है। आप सोच के देखो हमारी राजधानी दिल्ली के इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। सफदरगंज हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड एक रेलवे स्टेशन के जैसा है। पेशेंट, फैमिली, उनके रिलेटिव सब एक ही जगह बैठे पड़े हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्ट्रेचर्स एंड डॉक्टर्स, 4-5 ही जूनियर डॉक्टर्स हैं जिसमें से 2 ही फीमेल हैं। और वॉशरूम इतना ज्यादा गंदा, फ्लश खराब, फिल्दी, बड़ी गंदगी। जी हाँ गाइस, ये तो मैंने देख रखा है। एक्चुअली मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर काट चुका हूँ और यहाँ का सच में यही हाल है, बिल्कुल यही। इससे भी बुरा हो चुका है अब तो। कहीं कहीं पे तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं, मैंने सर ताला लगा रखा है क्योंकि मतलब कि वो सर वो अभी बंद है, अभी सफाई वफाई चल रही है, वो जाने ही नहीं दिया था किसी को। फीमेल डॉक्टर बोलती हैं इंडिया टुडे से बात करते वक्त कि हम ये सोचते हैं कि वॉशरूम जाने से अच्छा है कि कंट्रोल कर लें। Even the washroom is same for male, female worker, separate doctors के लिए, especially females के लिए washroom नहीं है यहाँ पर। इस आर्टिकल में डॉक्टर बोलती हैं कि कोई प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं है और रात के टाइम में तो सेफ भी फील नहीं होता है। And what about the night shifts? Night shifts. हाँ, मैंने रिसेंटली अभी न्यूज में भी आया था कि एक लेडीज डॉक्टर थी, वो 36 घंटे की शिफ्ट करके फिर उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया था। आपने भी सुना होगा गाइस, ये सब कितनी दुखी की बात है ये सब। Should we be inside? कम से कम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, वो लेडीज जो होती है, उनके थोड़ी सुविधा तो होनी चाहिए ना, कि हाँ वो अपना मतलब अपना काम तो कम से कम ठीक से कर पाए, कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देख पाए ठीक से।
Only don't go out. Yeah, only one DDR, 2 beds are available. Very small. That's the problem. No washroom inside. But traveling, there is no guard outside the building. हिंदू रॉय हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ डेड बॉडी 1 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप, स्टाफ की कमी है, 3rd क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड का शॉर्टेज है, और अगर कोई सीरियस इशू है तो सीधा रेफर। द प्रिंट के इस आर्टिकल में पता चलता है कि रूरल एरियाज में तो और ज्यादा बुरा हाल है। 80% डॉक्टर स्पेशलिस्ट की कमी है। डॉक्टर सीट्स इंट्रोड्यूस हो रही है, बट व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट? भाई सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बता रहे हैं कि लोगों की कमी है, मतलब कि हॉस्पिटल में लोगों की कमी है, तो वैकेंसीज निकलती है तो इतने कम क्यों सीट निकालते हैं? जब लोगों की कमी है तो इतनी कम सीट, जब 2 सीट निकालेंगे, 200 लोगों की कमी है क्या खाली हॉस्पिटलों में? जहाँ तो उनको सीट ज्यादा निकालनी चाहिए ना, जैसे क्वालिफिकेशंस होती है, कम से कम कुछ तो करेंगे लोग वहाँ पे। लोग इनकी वजह से मर रहे हैं यार, ये सब हो रहा है, जाहिर सी बात है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो गवर्नमेंट इतनी कम सीटें क्यों निकालती है? थोड़ी ज्यादा सीटें निकाल दे, 100 सीटें एक्स्ट्रा निकाल दे। जहाँ मैंने सुना 1500 सीटें, 2000 सीटें, 100 सीटें एक्स्ट्रा निकाल दे, ताकि हाँ बंदे और लोग भी आए उस जॉब के अंदर, उस फील्ड के अंदर, ताकि हाँ थोड़ा सा अच्छे से इलाज हो सके। जो देश का फ्यूचर है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो आज एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेपर में ही कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। सबको पता है 2024 में जो नीट स्कैम हुआ, मैं खुद भी उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया। ये तो सबको पता है कि क्या हुआ था उस नीट एग्जाम के अंदर। और अभी तो ये नया जो आया है एक और, इसके अंदर पेपर लीक हो गया, उसकी तो बात ही मत कीजिए। पता नहीं, और तुरंत सेंटर चेंज कर दिए था। तो जब ऐसी चीजें निकल करके आती है तो और ज्यादा मोरल डाउन होता है। मतलब कोई छोड़ ही दे मेडिकल, आएगा ही नहीं मेडिकल की फील्ड में। तो ये हाल है हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री का। और उसके बाद में अगर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, जिसमें पिस एक आम आदमी रहा है। आगे चल करके वही बच्चा कॉलेज में जा रहा है, इतना पैसा भर रहा है, वहां भी जॉब लगने की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इतना रिफॉर्म्ड ही नहीं हो पाया है। वहां पर स्किल बेस्ड एजुकेशन ही नहीं है। न जाने, ये तो है, जो 10 साल पुराना एनसीईआरटी की बुक थी ना, वो आज भी वही चल रही है। मेरे को स्कूल छोड़े लगभग 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं। 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 साल में। आज भी वो एनसीईआरटी की बुक उठाता ना तो सेम वही है, कंसेप्ट इनका सेम वही है। थोड़ा सा इसको डेवलप भी नहीं कर रहे। एआई के साथ वगैरह चलना है, इन फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैंने भी देख रखा है बहुत। कितने बच्चे सिर्फ स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अच्छा करिकुलम, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। अगर 2015 से कंपेयर करें तो आज स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स में 60% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। टीयर 2, टीयर 3 के स्टूडेंट्स भी IELTS एंड GRE की कोचिंग ले रहे हैं। कितने ऐसे वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया। 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी, 2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो, बिल्कुल सही बात है भाई, यही हो रहा है आजकल। यकीन नहीं मानोगे, एक्चुअली आई एम ऑनलाइन सेलर, मतलब कि मुझे ये सब पता है कि कैसे क्या हो रहा है। और इतना सा कहते हैं ना, इतना सा कमाने के लिए बंदा इतना रुपए लगा देता है, और आखिर में कहीं जाके लॉस हो गया तो भी दिक्कत। से इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार में देती क्या है? कुछ नहीं। In India today, pay taxes like England to get services like Somalia. मतलब हम टैक्स तो वर्ल्ड क्लास भरेंगे, बट हमें सर्विस 3rd क्लास मिल रही है। कहने के लिए हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पर बात जब GDP पर कैपिटा की आती है तो उसके बारे में सबका मुंह बंद हो जाएगा। किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर आप GDP पर कैपिटा के बारे में कोई डिबेट नहीं सुनोगे। हाँ, डिबेट आप सुनोगे किस पे? मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगा। बिल्कुल, ये तो हर दिन का टॉपिक है, हर दिन का। क्या बोले उस चीज के बारे में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस मैं वीडियो आपको पूरी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस भाई की तरफ से मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो का पूरा लिंक मैं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस वहां से जाके आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते कि मैं ऐसे रिएक्शन वीडियो बनाऊं ऐसे टॉपिक्स पर, तो नीचे मुझे कमेंट में भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं उनका कमेंट पिन पे कर दूंगा, जिसकी सबसे पहले कमेंट आएगा। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए चलता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, आई लव यू।